डियर गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया था और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। और मैंने उस समय कहा था कि कोशिका के विकास यानी कि जो सबसे पहले कोशिका आई वो कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद में जो कोशिका आई है वो कौन सी है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो वेल डेवलप है। अब देखो, अगर इसके हम मीनिंग देखें तो मीनिंग देखेंगे, इसकी मीनिंग यू एंड कैरियोटिक। अब कैरियोटिक का मीनिंग तो आप समझते हैं कि कैरियन से है, और कैरियन का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि क्या होता है, न्यूक्लियस, और हिंदी में कहें तो केंद्रक। यानी कि ये मेडिकल वर्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं, बायोलॉजी में वर्ड दिया गया है न्यूक्लियस के लिए कैरियन। और यू का मीनिंग यहाँ पर होता है वेल। वेल का मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो केंद्रक है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है, यानी अधिक विकसित लिखा जा सकता है। तो जब केंद्रक अधिक विकसित हो, या फिर ये लिखा जाए कि जब केंद्र क्या हो, सुविकसित। जब केंद्र क्या हो, सुविकसित। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जब केंद्र क्या हो, वेल डेवलप्ड। तब इसी कंडीशन के अंदर जो कोशिका होगी उसे क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाएगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर वो अंग जिनके चारों ओर झिल्ली होती है वो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो केंद्र विकसित हुआ है, केंद्र जिसको हमने क्या बोला है, सुविकसित है। मतलब इसके चारों ओर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि केंद्र की झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केंद्र की झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होगी। यानी कि ये जो केंद्रक है वो वास्तव में कैसा केंद्रक है, सुविकसित केंद्रक है। किस प्रकार का केंद्रक होगा, सुविकसित केंद्रक। तो हमारे पास में हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्र की झिल्ली उपस्थित होती है, या फिर सुविकसित केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। और इससे भी आगे हम और पढ़ेंगे, इस डेफिनेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पर जो कोशिकांग होंगे वो कैसे होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। कैसे होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखो, झिल्ली युक्त कोशिकांग में दोनों आ जाएंगे, एकल झिल्ली वाले और द्विझिल्ली वाले। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग और इसके अलावा द्विझिल्ली वाले कोशिकांग। द्विझिल्ली वाले कोशिकांग। तो यहाँ पर हो गया एकल झिल्ली कोशिकांग और द्विझिल्ली कोशिकांग। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे द्विझिल्ली के अंदर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा होता है, द्विझिल्ली होती है। तो यहाँ लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली के अंदर आ गया। इसके अलावा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये भी कोशिकांग होता है, लेकिन ये हरित लवक आपको केवल पादपों में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका की यूकैरियोटिक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो हरित लवक है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेशली लिखना होगा कि केवल पादप कोशिका में, ये केवल किस में देखने को मिलेंगे, पादप कोशिका में। तो लिख दिया केवल पादप कोशिका में। तो द्विझिल्ली वाले हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, जो कि केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोशिकाएं हैं, लेकिन अगर एकल झिल्ली की बात करें हम लोग, तो एकल झिल्ली के अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो है गोल्जी काय। क्या है, गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। अब ध्यान देना, जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी सम्मिश्र भी इसी को कहा जाता है। और एक और यहाँ पर कोशिकांग आएगा, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। क्या बोलेंगे, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका और एक चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। जब हम कोशिकांग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन जो खुरदरी है वो खुरदरी इसलिए क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित है, दानेदार। और यहाँ पर जब चिकनी की बात आती है अंतः प्रद्रव्यी जालिका की, तो वहाँ पर लिपिड का संश्लेषण होता है, मतलब वसा का संश्लेषण होता है, इसलिए वो चिकनी होती है। तो एकल झिल्ली में आपको ध्यान देना है गोल्जी काय और अंतः प्रद्रव्यी जालिका, और द्विझिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे राइबोसोम बच जाता है, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो ये ध्यान देना है, झिल्ली रहित कोशिकांग अगर आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में,
तो झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम और तारककाय। लेकिन राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग एक ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलेगा। जबकि हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम भी उपस्थित होगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका केंद्र क्या होगा? सुविकसित होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रिका क्या है? जैसे कि मान लो कि ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, यहाँ पर जो केंद्रक है इसके चारों ओर केंद्र की झिल्ली विकसित है और यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे जिसके अंदर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। और इसी केंद्रिका के अंदर हमारे आनुवंशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जब मैं 11th के एनसीईआरटी का वहाँ जब चैप्टर बनाऊंगा तब इसको और भी वहाँ डिटेल से देखेंगे न्यूक्लियोलस के अंदर। तो लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो केंद्रिका है वो क्या होगी? एक से ज़्यादा हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, लेकिन एक से ज़्यादा ही केंद्रिका पाई जाती है, जो कहाँ उपस्थित होती है? केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आनुवंशिक पदार्थ की। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा यहाँ पर वो गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होगा। वहाँ पर भी गुणसूत्रों के रूप में ही व्यवस्थित था प्रोकैरियोटिक में, लेकिन वहाँ पर गुणसूत्र क्या थे? कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर जो केंद्र की झिल्ली थी वो विकसित थी नहीं, एकदम वेल डेवलप नहीं होती है, तो वहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर केंद्र की झिल्ली सुविकसित है, तो वो केंद्रिका के अंदर क्या होगा? उपस्थित होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो यहाँ पे गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और जबकि हमने वहाँ पे कहा था कि वहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है, और इसी हिस्टोन प्रोटीन के अभाव के कारण से वहाँ पर सूत्रीय विभाजन भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगर हम यहाँ विभाजन की बात करें तो वहाँ पे हमने लिखा था सूत्रीय विभाजन अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सूत्रीय विभाजन क्या होता है? उपस्थित होता है। एक वीडियो हम और बना लेंगे इसके ऊपर, समसूत्री विभाजन और सूत्रीय विभाजन क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सूत्रीय विभाजन क्या होता है? उपस्थित होता है। और वो भी किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। और मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन भी अपने गुणसूत्र में उपस्थित होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम की यहाँ पर, तो राइबोसोम अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका वेल डेवलप्ड सेल है, तो यहाँ पर राइबोसोम दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। लेकिन ध्यान देना है कि सर इतनी बड़ी कोशिका है तो 70S कहाँ है और 80S कहाँ है? तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो मैंने बोल दिया कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है C4 और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें हरित लवक की, तो वहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 70S। तो लिख देंगे हरित लवक। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ हरित लवक केवल किस में होगा? पादपों में। और अगर जंतु कोशिका की अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो कौन सा होगा अपने पास में? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पर आपको दोनों में कैसा देखने को मिलेगा? 70S। लेकिन अगर हम बात करें 80S की, तो ये कहाँ होगा सर? तो यहाँ बोलेंगे कि ये कहाँ पर होगा? 80S राइबोसोम कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में कैसा हो गया? 80S। और इन दोनों में कैसा हो जाएगा? 70S। आप जब वीडियो को साथ साथ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से पूरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 80S कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव्य में। किस में होगा? कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ लिख दिया कि ये कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव्य में। आगे हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो बात पता चल गई कि राइबोसोम यहाँ पर दो प्रकार के होंगे, 70S एंड 80S। अगर उप इकाई की बात करें तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि S जो होता है वो स्वेड वर्ग यूनिट होता है, अवसादन गुणांक बोलते हैं इस S को। मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो S है
वो किसको प्रदर्शित करता है? अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि राइबोसोम के घनत्व व आकार को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उसकी डेंसिटी एंड उसकी साइज को। और देखेंगे 70S की दो उप इकाई होती है, एक तो 50S और एक होती है 30S। और जो 80S राइबोसोम होता है, इसकी दो उप इकाई होती है 60S एंड 40S। तो ये इस प्रकार से राइबोसोम यहाँ पर दो प्रकार के हो गए, 70S हरित लवक यानी केवल पादपों में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो जंतु कोशिका में भी होगा और पादप कोशिका में भी देखने को मिलेगा 70S। और जो 80S राइबोसोम है वो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में आपको देखने को मिलेगा, किसकी? यूकैरियोटिक की सेल के अंदर। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। अब ध्यान देना, जैसे कि मान लो कि ये यूकैरियोटिक कोशिका है, तो हमने बात की थी कि सबके बाहर क्या होता है? आवरण होता है, जिस सबसे बाह्य परत होता है, जो कि हमने पिछली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ा था। उसके बाद में अंदर का जो मिडल पार्ट होता है, वहाँ पर हमने बोला था कि जो सबसे बाह्य परत होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। अगर वो ढीली हो तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। अवपंक परत अगर वो टाइट होती है तो उसे हमने क्या नाम दिया था? याद आ रहा होगा आपको, संपुटी का कैप्सूल। उसके बाद में होती है कोशिका भित्ति। लेकिन अगर जब पादप कोशिका की बात आती है तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य। अब देखो हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं, ये जो जीव द्रव्य कला है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखो सबसे बाह्य परत और उसके अंदर की तरफ जो परत होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं? जीव द्रव्य कला। इस जीव द्रव्य कला के अंदर, जीव द्रव्य कला के अंदर, जीव द्रव्य कला के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है, क्या बोलेंगे उसको? लिविंग सब्सटेंस, जीवित पदार्थ। और इसी जीवित पदार्थ को ही क्या नाम दिया जाता है? जीव द्रव्य। क्या नाम दिया जाता है? जीव द्रव्य। लेकिन एक और चीज ध्यान देंगे, अब बीच में क्या है? केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। तो देखो ये जो जीव द्रव्य कला है, इसके अंदर जो जीवित पदार्थ था उसको तो हमने नाम दिया जीव द्रव्य, लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त जो यहाँ पर भरा हुआ पदार्थ है इसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है कि जीव द्रव्य कला के अंदर का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। और उसके अतिरिक्त केंद्रक के अलावा जो भी बचा हुआ भाग है वो क्या होगा? कोशिका द्रव्य। क्या होगा? कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य है वो क्या होगा? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है साइटोप्लाज्म। और जो जीव द्रव्य कला के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म होगा। इस तरीके से ये हमारा जो है जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य, और एक जो होता है केंद्रक द्रव्य, जो कहाँ उपस्थित होगा? केंद्रक के अंदर। तो ये जो हमारा टॉपिक होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो क्या होता है? इस तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन मैं एक और चीज बताऊंगा यहाँ पर कि कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से कोशिकांग यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो उनके नाम देखते से सुनेंगे। द्विझिल्ली में है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। एकल झिल्ली में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना है। कुछ साइंटिस्ट जो पहले थे वो क्या करते थे? गोल्जी बॉडी को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को द्विझिल्ली वाला कोशिकांग ही मानते थे। लेकिन आजकल जब दो साइंटिस्ट और आए थे, डी रॉबर्टसिट एंड सेल्वान। डी रॉबर्टिस यानी उनका नाम है डी रॉबर्टिस व सेल्वान, इन दोनों ने बाद में ये प्रूव करके बताया कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका वास्तव में एकल झिल्ली वाले ही कोशिकांग है। और बाद में सभी साइंटिस्टों ने इस बात को मान लिया कि वास्तव में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एकल झिल्ली वाले ही कोशिकांग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम्स और भी कई प्रकार के यहाँ पर कोशिकांग क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। उन सारे कोशिकांगों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ कि यूकैरियोटिक कोशिका को शुद्ध हिंदी में ससीम केंद्र की कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ससीम केंद्र की कोशिका। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हमारा यूकैरियोटिक कोशिका वाला जो टॉपिक है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? कोशिकांगों के अंदर एक एक कोशिकांग को डिटेल से स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।